अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे रोज़नामा अज़कार में छपने वाली ख़बरों और उनकी सुर्खियों के हवाले से। और हमारे साथ आज मौजूद हैं रोज़नामा अज़कार के एडिटर तज़ीन अख्तर साहब, और जो सुर्खियाँ हैं उन पर ये इनसे पूछेंगे, उन पर ये तबसरा करेंगे। जी तज़ीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तज़ीन साहब, जो आज सबसे पहली जो सुर्खी है रोज़नामा अज़कार की, पाकिस्तान ने भारत को T20 में शिकस्त दी। शेख रशीद ने कहा कि ये इस्लाम की फतह है। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक अजीबो गरीब सा बयान है और इसके ऊपर मेरी अपनी भी एक राय है, वो मैं बाद में बताता हूँ। इससे पहले जब ये बयान इन्होंने दिया, आप इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और उसके ऊपर फिर इंडिया के टीवी चैनलों ने बड़ी बातचीत की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन एक चैनल पे मैंने देखा कि एंकर पर्सन ने लिया हुआ है ख़तीब जामे मस्जिद दिल्ली को, जो कि एक मुसलमान आलिम हैं, तो उनसे यही सवाल किया कि ये क्या शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस्लाम की और जो है वो इस्लाम की फतह है, इसको ये क्रिकेट मैच है, इसको इस्लाम से मंसूब कर दिया, तो आप इस पर क्या कहते हैं। तो ख़तीब जामे मस्जिद दिल्ली ने कहा कि ये जो शेख साहब हैं, शेख रशीद साहब, ये असल में शेख चिल्ली हैं और उन्होंने ये बात की है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और जहालत पर मबनी है और इसका कोई तुक नहीं बनता। ये क्रिकेट मैच था, जो मैच होता है उसमें कोई फतह याब होता है और कोई किसी की शिकस्त होती है। इसको इस्लाम और कुफर की जंग बनाकर पेश करना शेख चिल्ली जैसी बात है और इसकी कोई भी तायीद नहीं कर सकता। ये तो हो गया ख़तीब जामे मस्जिद दिल्ली का बयान। मेरी अपनी राय ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रिकेट मैच है। और इस्लाम और कुफर की जंग जब आप कह रहे हैं या हिंदू की जंग कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इंडिया की टीम में भी एक दो मुसलमान शामिल हैं और फिर इंडिया में जो मुसलमानों की तादाद है वो हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। आप कहते हैं जी कि हमने पाकिस्तान बनाया था कि जो उधर मुसलमान रह जाते हैं हम उनकी भी हिफाजत करेंगे, उनका भी हम ख्याल रखेंगे। तो आप अच्छा ख्याल रख रहे हैं। आपने 30 करोड़ से ज़ायद उन मुसलमानों को एक बार फिर भारतीयों की नज़र में मशकूक ठहरा दिया, जो कि भारत में रह रहे हैं और वहाँ के जो हालात हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब को चाहिए कि अब वो सियासत में अपना कैरियर बनाने के मरहले में नहीं हैं, वो इस वक्त सियासत से खारिज होने के मरहले में हैं, यानी कि इंतहाई सीनियर पोजीशन पे हैं। खुदारा कोई संजीदगी इख्तियार करें, ये कौमी मामलात और बैनुल अक़वामी मामलात और फिर जो दीनी मामलात हैं उनमें एहतियात के साथ बोलें। और अगर आपको उन मामलात में सही बोलना नहीं आता तो अपनी मिनिस्ट्री के किसी सियाने अफसर को बोलें कि वो आपको एक स्टेटमेंट बनाकर दे दिया करें और आप सिर्फ वो बोला करें। अच्छा तज़ीन साहब, अज़कार की दूसरी खबर की सुर्खी है हुकूमत और TLP के मामलात तय पा गए। ये क्या मामलात तय पाए हैं जी? अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ख़ुद हुकूमती वज़रा ने कहा कि जी ये TLP वाले जो आ रहे हैं इनके पीछे भारत है और भारतीय हाथ है। तो अब क्या वो शेख रशीद साहब एक क्रिकेट मैच की फ़तह को कह रहे हैं जी ये इस्लाम की फ़तह है, तो ये उनके एजेंटों से आपके फिर क्या मामला तय पाए हैं। और मज़ीद बड़ी अच्छी ये एक बात देखने में आई कि शेख रशीद साहब तो उस कमेटी में शामिल ही नहीं किए गए। ये मुल्क की दाखिली सलामती का मसला था ना, यहाँ पे मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा हुआ है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट नहीं है, उसको फिर इतना मिस हैंडल किया गया। ये भी शेख रशीद साहब के ऊपर बात आती है और उससे पहले पंजाब के वज़ीर दाखिला के ऊपर आती है कि जब वो लोग अभी गुजरांवाला उन्होंने पार नहीं किया तो आपने पिंडी तक बंद कर दिया और 10 दिन आपने बंद रखा। आपको कोई खौफ खुदा नहीं है कि इससे कितने हज़ारों लाखों लोगों का कारोबार ख़राब हुआ, लोग नौकरियों से गए, अस्पतालों तक पहुंचने वालों को मसला हुआ और बेशुमार मसाइल हैं इसके साथ। तो क्या मामलात आपके तय पाए? 5 पुलिस वाले आपने मरवाए और फिर जो वो TLP वाले हैं वो पता नहीं 15-20 तादाद अपनी ज़्यादा तादाद बनाए बैठे हैं कि हमारे इतने शहीद हुए। तो फिर क्या मामलात आपके तय पाए? अगर आप अब कल
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और साथ उनके वो अली मोहम्मद ख़ान साहब और असद कैसर साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब कह रहे थे मीडिया इसको पॉजिटिव ले, मीडिया इसको पॉजिटिव देखे। भाई हम क्या पॉजिटिव देखें भाई, 10 दिन आपने इस मुल्क को यरगमाल बनाए रखा, करोड़ों अवाम जो शुमाली पंजाब जो है ये बंद रहा बिल्कुल, और 30-40 लोग आपने मरवाए, और पता नहीं क्या क्या मुल्क की इतनी साख ख़राब हुई कि यहाँ पर जो हुकूमत है वो चंद हज़ार लोगों के साथ मामलात जो तय करने थे आपने, जब आप कह रहे हैं जी दोनों तरफ से बड़ी ही संजीदगी का मुजाहरा हुआ, दोनों तरफ से बड़ी ही मतानत का मुजाहरा हुआ, तो ये संजीदगी और मतानत आप पहले दिन दिखा लेते ना, वो जानें भी बच जाती, वो बच्चे भी यतीम होने से बच जाते, वो लाखों लोगों का रोज़गार भी बच जाता, इस मुल्क की बदनामी होने से भी बच जाती, और ये मामला उसी वक्त आप मतानत और संजीदगी से तय कर लेते। तो एक तरफ आपने कहा हिंदू एजेंट हैं, भारतीय एजेंट हैं, ये फिर ये एक्सपोज हुए। पीटीआई की हुकूमत के जो वज़रा हैं और ख़ुद टॉप मैन जो हैं वो भी एक्सपोज हुए। जब नवाज शरीफ दौर में ये टीएलपी वाले निकलते थे तो यही वज़रा जो हैं और यही पीटीआई की क़यादत उनके साथ खड़ी होती थी, और यही शेख रशीद मुजाहिद ख़त्म नबूवत रक्षों के पीछे लिखवा दिया, और अभी जो है वो उनके बारे में क्या क्या बोला इन्हीं शेख रशीद साहब ने। तो मामलात जो तय पाए हैं वो भी कोई मामला तय नहीं पाए, उनमें भी उन्होंने मुफ्ती साहब ने कहा जी अभी हम मीडिया को नहीं बताएंगे। भाई नहीं बताएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है भाई? तो उस पर फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। भाई बाप फिर प्रेस के सामने आया क्या लेने हैं। तो जो चीज़ें सामने आई हैं और अज़कार अखबार ने भी पब्लिश की हुई हैं वो ये हैं कि उनके जो कैदी हैं वो रिहा कर दिए जाएंगे, और जो उनको मेन स्ट्रीम में ले आया जाएगा। वो सियासी जमात के तौर पर भाई आपने ही कलअदम करार दिया, हालांकि वो आप ही के लिए लाए गए थे 2018 के इलेक्शन में। टीएलपी ने अच्छे खासे वोट लिए, वोट तोड़े गए मुस्लिम लीग नून के ताकि आपकी फतह की राह हमवार हो। उसके बाद आपने फिर उनको कलअदम करार दिया। फिर जब कलअदम हैं तो उनके साथ मुज़ाकरात में गए, भारतीय एजेंट भी कहा तो मुज़ाकरात में गए, और फिर आप कह रहे हैं सियासी धारे में शामिल करेंगे। तो आपकी कौन सी कल सीधी है? ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी? जी अच्छा तज़ीन साहब, अज़कार की तीसरी खबर की सुर्खी है वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के भाई और भतीजे ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। इस पर आप क्या कहते हैं? ये वो पहला मैं समझता हूँ कि कश्ती से बोझ उतारा जा रहा है, और मतलब कि कश्ती से चूहे कश्ती से क्योंकि कश्ती में सुराख हो चुका है इसलिए अब चूहे छलांगे लगा रहे हैं। और ये पहला खतरा नहीं है, इससे पहले और लोग भी छोड़ के गए हैं और मज़ीद लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मैं शुरू से ये मैं लिख भी रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है। ये एक प्रेशर ग्रुप था चंद मफाद परस्तों का जो कि इकट्ठे किए गए इधर उधर से। वो मैं कहा करता हूँ कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो ये इस तरह एक कुंभा जोड़ा गया था क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था। उन्होंने तय कर लिया था कि तीसरी कुव्वत को हमने जो वो का उसके काम होते हैं वो नहीं करने देने, लिहाजा तीसरी कुव्वत ने एक तीसरी की सियासी कुव्वत खड़ी करनी थी, तो वो उन्होंने एक भानुमती का कुंभा जोड़ा। अब चूँकि 3 साल में ये बिल्कुल नाकाम साबित हो चुके हैं और इन्होंने मुल्क की साख तबाह कर दी है, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और इकानमी का धड़न तख्ता कर दिया है। और अब भी तीसरे जो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि IMF से हम पैसे मांगते हैं, और उसका एक वज़ीर वो कहा करता था कि जब खान आएगी तो 200 अरब डॉलर बाहर से लाएगी, 100 अरब डॉलर IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेगी और 100 अरब डॉलर अपने अवाम पर लगाएगी। वो लोग जो हैं, चले हम पे तो नहीं लगाए आपने, ना लगाएं, लेकिन हमारी जेबें आपने खाली की, और हमारी जेबें खाली करके भी आप इकानमी को खड़ा नहीं कर पाए। और अभी 3 दिन पहले आपने सऊदी अरब से फिर 4 अरब डॉलर का उधार लिया है। तो कोई इनकी ना तो कोई परफॉर्मेंस है ना कोई गवर्नेंस है, बेनकाब हो चुके हैं। लिहाजा इनके जो सरपरस्त है सिलेक्टर्स वो भी हाथ उठा चुके हैं, क्योंकि ये अपने सरपरस्तों को भी पड़ गए ना, सिलेक्टर्स को भी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेके
TTP के साथ मुज़ाकरात की बात करने तक और फिर DGISI की तकर्री तक, ये बार बार इन्होंने अपने उन्हीं सरपरस्तों को जो है वो नाखून मारे हैं, जो कि इनको लेके आए थे, जिन्होंने इनकी हिमायत की, जिन्होंने इनको वोट डाले इनके बक्सों के अंदर और फिर इनको हुक्मरान बना दिया। तो इसलिए PTI से बहुत से लोग अब छोड़ के जाएंगे और मैं ये कह सकता हूँ कि PTI के अंदर सिर्फ इमरान खान और उनके अहले ख़ानदान ही रह जाएंगे। अच्छा तज़ीन साहब, चौथी खबर जो छपी है अज़कार में, इसकी सुर्खी है पेट्रोलियम कीमतों में ₹9.5 इजाफे की समरी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। हाँ, बड़ी मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, आप माशाल्लाह बहुत सखी हैं, बहुत रहम दिल हैं, गरीब परवर हैं। आपने हातम ताई की कब्र को लात मारी है। ये ड्रामे होते हैं मेरे भाई। पीछे आपने इतना महंगा किया पेट्रोल और आपका खुद वो आपके इक़्तिसादी जो लीडर थे असद उमर साहब के, जी ये 40-45 रुपए में लीटर मिलना चाहिए, और हफ्ता पहले आपने कितना फिर महंगा कर दिया 10 रुपये तक। तो ज़ाहिर है कि अब जो नफ़रत थी अवाम के अंदर उसको टोन डाउन करना था, तो उसके लिए ये ड्रामा किया गया जी। ओगरा ने समरी भेज दी और वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। भाई आपके पास जवाज़ ही कोई नहीं है पेट्रोलियम के निर्ख मज़ीद बढ़ाने का। अच्छा सर, पांचवी खबर है रोज़नामा अज़कार की और उसकी सुर्खी है हुकूमत ने मज़ीद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया। हाँ, वही बात मैं कर रहा था ना कि हमारी जेबों से इतने पैसे निकलवाने के बावजूद पेट्रोल के बिलों में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कितना बड़ा डाका मारा गया था आपको पता है। फिर टैक्स दर टैक्स और महंगाई, उसके बावजूद इकानमी खड़ी नहीं हो रही इनसे, और ये उसके बावजूद भीख मांग रहे हैं। तो ये वही बात है जी। अच्छा सर, आखिरी जो खबर है वो लीड है रोज़नामा अज़कार की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी। इस पे आप सर क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले क्या क्या उसमें तमाशे बने वो हमारे सामने हैं। इसी तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के वक्त जो तमाशे बने वो भी हमारे सामने हैं। ये दोनों मामलात हमारी कौमी सलामती से मुंसलिक हैं और माजी में ये बिल्कुल स्मूथ हो जाया करते थे, कोई खापरौला नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार दोनों को ही इसको तमाशा बना दिया गया। तो ये उन लोगों के सोचने की बात है जो सिलेक्टर्स हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक कोर कमांडर पेशावर ने वहाँ रिपोर्ट नहीं किया, जो फैज़ साहब ने, वो ये नवंबर के आखिर में ये हो इस पर अमल होगा। नदीम अंजम साहब कराची का चार्ज छोड़ चुके हैं, अब वो कहाँ पे हैं? वो DGISI नोटिफिकेशन हो गया लेकिन वो काम नहीं कर रहे। ये एक अजीब सी खिचड़ी सी बना दी गई है। तो ये तशवीशनाक अमर है हमारे जैसे मुल्क के लिए, जिसको अंदरूनी और बैरूनी कई तरह के ख़तरात का सामना है। जी तज़ीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी मुफीद जो मालूमात दी, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ फिर हाजिर होंगे। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।